हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और गुप्त वंश से पहले हमने कुछ राजवंश को पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर हम चलेंगे गुप्त वंश को पढ़ने। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने हेडिंग को डाल देते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश और इसको गुप्ता डायनेस्टी। तो दोस्तों, गुप्त वंश को पढ़ने से पहले हमने कौन कौन से राजवंश पढ़ लिए थे। एक्चुअली हम इस समय हिस्ट्री का जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट है, यानी प्राचीन भारत वाला जो पार्ट है, उसको कवर कर रहे हैं। तो गुप्त वंश से पहले हमने देखा बहुत सारे राजवंश हुए थे। राजवंश कब से स्टार्ट हुआ ये मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका था। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजवंश कब से स्टार्ट हुए थे और कौन कौन से राजवंश गुप्त वंश से पहले आते हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, हर्यक वंश वो वंश था जहां से हमें राजतंत्र की जो शुरुआत है वो होती हुई दिखती है। दोस्तों, हर्यक वंश के बाद हमने जो राजवंश देखा था उसका नाम था शिशुनाग वंश। दोस्तों, शिशुनाग वंश के बाद हम जो नेक्स्ट हमने राजवंश पढ़ा था उसका नाम था नंद वंश। तो दोस्तों, ये तीन राजवंश हैं जो हमें स्टार्टिंग में दिखते हैं, जहां से हमने राजतंत्र को शुरू होते हुए देखा है। इसके बाद हमने एक बहुत बड़ा राजतंत्र पढ़ा था जिसका नाम था मौर्य वंश। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो यूट्यूब पे एक बड़ा सा वीडियो मैंने अपलोड किया है जो मौर्य वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश की पूरी डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहां से हम लोग इसको देख भी सकते हैं, मौर्य वंश। दोस्तों, मौर्य वंश के बाद हमने एक नए राजवंश को देखा जिसका नाम है शुंग वंश। दोस्तों, ये मौर्य वंश था। इस मौर्य वंश में हमने देखा कि बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही थी। और उसके बाद हमने जब शुंग वंश को पढ़ा तो हमने देखा कि यहाँ पर दोबारा से वैदिक कल्चर को स्थापित किया गया, यानी वैदिक धर्म हमें दोबारा देखने को मिलता है शुंग वंश में। शुंग वंश के बाद हमें एक नया राजवंश देखने को मिला जिसको हमने कर्ण वंश का नाम दिया था। दोस्तों, कर्ण वंश के बाद हमने एक बड़े राजतंत्र को पढ़ा था जिसका नाम था आंध्र सातवाहन वंश। तो दोस्तों, ये आंध्र सातवाहन वंश इसको हमने इसलिए कहा क्योंकि ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, आंध्र प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र था। तो हमें पुराणों में जो इसकी जानकारी मिलती है, आंध्र सातवाहन वंश दक्षिण भारत का एक राजवंश था। तो इसको भी हमने पढ़ लिया था। यहां से हम लोग लिख सकते हैं सातवाहन वंश। दोस्तों, सातवाहन वंश के बाद हमने देखा हमारे भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए थे। कौन कौन से विदेशी आक्रमण थे, ये आक्रमण क्यों हुए, इसके बारे में भी हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम भारत का एक छोटा सा मैप बनाते हैं, फिर हम देखते हैं वो कौन सी कंडीशन थी जब हमारे भारत पर विदेशी लोगों ने आक्रमण किया। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री को अगर दोस्तों क्रम अनुसार पढ़ा जाए, क्रम वाइज पढ़ा जाए, राजवंशों के अनुसार पढ़ा जाएगा तो हिस्ट्री बहुत सरल है। अगर आप बीच बीच से हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं कि सातवाहन वंश के बाद जो हमारे भारत पर आक्रमण हुए थे वो किस तरीके से हुए थे। तो यहां से एक भारत का छोटा सा मैप बना लेंगे। इधर हम लोग एक मैप बनाते हैं। दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत। अब यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इन राजवंशों को। ये राजवंश कहां पर स्थापित थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर्यक वंश। दोस्तों, हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी वो बिहार में हुई थी। तो बिहार से ही राजधानी बनना स्टार्ट हुई थी। हमने बहुत समय देखा है शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश की जो राजधानी रही थी वो पाटलिपुत्र रही थी। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये हमारी राजधानी थी पहले, पाटलिपुत्र। दोस्तों, पाटलिपुत्र कई साल तक राजधानी बनी रही है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की आपको बता दिया मैंने। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक बार पढ़ा दिया था कि उदयन नाम का एक शासक था जिसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। और बाद में पाटलिपुत्र इन सभी राजवंशों की राजधानी रही। हमने देखा नंद वंश ने भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, मौर्य वंश ने भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया।
शुंग वंश और कर्णक वंश भी पाटलिपुत्र के आसपास ही शासन करते थे। उसके बाद दोस्तों हमने देखा सातवाहन वंश। तो दोस्तों सातवाहन वंश जो था वो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी थी उसके तट पर स्थित था। तो यहाँ पर जो सातवाहन वंश की राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रतिष्ठान। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जब राजधानी पाटलिपुत्र से हटकर प्रतिष्ठान बनी तो ऊपर वाला जो उत्तर भारत है वहां पर कोई इस तरीके का शासक नहीं था जो पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांध के रख सके। तो उत्तर भारत में इस समय हमें कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं दिखता है। इसी कारण हमने देखा कि हमारे भारत पर उस समय लगभग 4 विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किए। अब वो 4 विदेशी शक्तियां कौन सी थी मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसको नहीं समझेंगे तो आप गुप्त वंश को नहीं समझ पाएंगे। तो 4 विदेशी शक्तियां कौन कौन सी थी उसको देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हिंद यवन, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कुषाण वंश के जो शासक थे उन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किए थे, कुषाण। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कुषाण वंश के बाद हमें शकों का आक्रमण दिखाई देता है। दोस्तों ये आक्रमण सीरियल वाइज नहीं है, मैं बस आपको बताना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर किन लोगों ने कौन सी बाहरी शक्तियां थी जिन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया। सीरियल वाइज जब हम पढ़ेंगे तब उसको एक एक करके पढ़ेंगे, सबसे पहले किसने आक्रमण किया उसके बाद किसने आक्रमण किया। अभी मैं सिर्फ आपको शक्तियों के बारे में बता रहा हूं, विदेशी शक्तियां जो हमारे भारत पर आक्रमण करने आई थी। शकों के बाद हमने देखा पहला और पार्थियन। तो दोस्तों ये 4 शक्तिशाली कुछ शासक थे जिन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया। ये भारत पर आक्रमण क्यों हुआ दोस्तों यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है ये पूरी तरीके से खाली था, यहाँ पर कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। इसीलिए हमारे उत्तर और पश्चिम, यहाँ देखिए यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम भाग से यहाँ से बहुत सारे आक्रमण भारत पर होने लगे थे। दोस्तों यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारे भारत पर सबसे ज्यादा समय तक राज्य किसने किया। तो हमारे भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था जिसने, वो था कुषाण वंश। दोस्तों कुषाण वंश एक ऐसा राजवंश है जिसकी राजधानी हमें 2 जगह दिखाई देती है। वो 2 जगह कौन कौन सी थी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तान को देखते हैं और पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है पेशावर। तो दोस्तों पेशावर इन कुषाण वंश की उत्तरी राजधानी थी और यहाँ पर एक दूसरी राजधानी थी जिसका नाम था मथुरा। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे उत्तर भारत को पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा था कुषाण वंश के लोगों ने। शकों ने भी हमारे भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो उनका जो शासन काल था वो ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन जो कुषाण वंश के लोग थे उन्होंने हमारे भारत पर बहुत लंबे समय तक आक्रमण किया और कुषाणों के जो सामंत थे वो थे गुप्त। तो दोस्तों यहां से हम देखेंगे गुप्त वंश की स्थापना कैसे हुई। जो कुषाण वंश के शासक थे उनके एक सामंत थे जिनका नाम था श्रीगुप्त। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं श्रीगुप्त। तो दोस्तों ये श्रीगुप्त जो थे यही फाउंडर माने जाते हैं गुप्त वंश के। तो यहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं दोस्तों। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्तास डायनेस्टी, तो आपका जो आंसर होगा वो श्रीगुप्त होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका वो चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि गुप्त वंश की स्थापना कैसे हो रही है, किसके द्वारा गुप्त वंश स्थापित किया गया और गुप्त वंश के जो शासक थे वो किसके सामंत थे, हमने यहां से देख लिया। अब गुप्त वंश के जो शासक थे उनकी राजधानी कहां थी इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए पेशावर और मथुरा जो राजधानियां थी वो कुषाण वंश के लोगों की थी, लेकिन जो श्रीगुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे। एक्चुअली हम लोग सामंत को भी समझ लेते हैं, सामंतवादी सिस्टम क्या है। तो सामंतवादी सिस्टम को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर सामंत एक वो पद होता था जो कोई भी राजा अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति को देता था। जैसे सपोज करिए कि कोई राजा है, अगर राजा का कोई सगा संबंधी है या रिश्तेदार है या कोई रॉयल ब्लड का रिलेशन है उससे, वो राजा स्वयं उनको कुछ जगह देता था, जमीन देता था। उस जमीन पर सामंत शासन करते थे और अपने साथ एक छोटी सी सेना रखते थे। इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जब कुषाण लोगों का शासन था, कुषाण वंश के लोग जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने श्रीगुप्त को कोई छोटा सा एक क्षेत्र दे दिया
उस क्षेत्र में श्रीगुप्त ने अपने साथ एक सेना रखी और अचानक वो सेना इतनी बड़ी हो गई, या ऐसा हो सकता है कि जो सेंट्रल प्रशासन है, जो मुख्य राजा है, वो कमजोर हो गया हो, और कमजोर होने के बाद श्रीगुप्त ने अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया हो, और बाद में श्रीगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे, जैसे घटोत्कच का नाम मिलता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम मिलता है, इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर लिया। एक स्वतंत्र शासक के रूप में ये लोग जाने जाने लगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सामंतवादी प्रथा है वो क्या होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं कि गुप्त वंश जो है स्थापित हुआ था। अब हम यहाँ पर देख लेंगे गुप्त वंश के कौन कौन से शासक हैं जो हमें पढ़ने, हमारे पेपर्स में कौन कौन से शासक हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं गुप्त वंश में कौन कौन से मुख्य शासक थे जो हमें पढ़ने हैं। अगर आप पूरे गुप्त वंश को पढ़ेंगे तो हमें इसमें 15 से अधिक शासक देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों 15 से अधिक शासक हमें नहीं पढ़ने, क्योंकि हमारे पेपर्स में उनसे क्वेश्चन नहीं आते। हमें जो है वो 7 से 8 शासक पढ़ने हैं। वो 7 से 8 शासक कौन कौन से, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कौन कौन से वो शासक हैं, देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त के द्वारा ही गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। तो एक्चुअली श्रीगुप्त जो थे वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे, वो एक सामंत थे, इससे पहले मैं बता चुका था आपको। उसके बाद हमें यहाँ पर श्रीगुप्त के बाद इनके एक पुत्र थे जिनका नाम हमें देखने को मिलता है, जिनका नाम था घटोत्कच। तो यहां से आप लोग इसको भी लिख लेंगे, घटोत्कच। इसके बाद दोस्तों अब हमें जो गुप्त वंश का रियल फाउंडर है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब महाराजा धीराज का मतलब आप लोग समझ लीजिए, महाराजा धीराज का मतलब है कि कई राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो वास्तविक संस्थापक था गुप्त वंश का। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट नाम जो लिखेंगे वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद हम लोग एक बहुत प्रमुख शासक को देखते हैं, या हम यहाँ पर कह सकते हैं एक पावरफुल शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। तो यहां से हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। समुद्रगुप्त दोस्तों यहां से हम लोग कह सकते हैं समुद्रगुप्त एक बहुत ही प्रतापी शासक था, क्योंकि समुद्रगुप्त के समय में जो गुप्त वंश की सीमाएं हैं वो दक्षिण भारत तक फैल गई थी। तो दक्षिण भारत के कई राज्यों को समुद्रगुप्त के द्वारा जीता गया था। इसको हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे। अब गुप्त वंश का जो लेक्चर है वो 2 पार्ट्स में आएगा, ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड। दोस्तों ये चंद्रगुप्त सेकंड जो है इसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ इतिहास में हमें ऐसी घटना मिलती है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, अभी एक चंद्रगुप्त सेकंड और इससे एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था रामगुप्त। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रामगुप्त के बारे में भी पढ़ लेंगे। रामगुप्त की जो हत्या है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कर दी गई थी। जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे कि वो कौन कौन से रीजन थे जो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा रामगुप्त को मारा गया था। अब इससे आगे चलेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें जो नया शासक देखने को मिलता है उसका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त फर्स्ट। दोस्तों कुमारगुप्त फर्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि इसके ही द्वारा विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी को बनाया गया था जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस तरीके से बनाया गया, नालंदा विश्वविद्यालय का खर्चा कैसे चलता था। तो कुमारगुप्त फर्स्ट को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके आगे हम लोग चलेंगे, जो नेक्स्ट शासक मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है स्कंदगुप्त। दोस्तों स्कंदगुप्त इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। तो ये कुछ ऐसे शासक हैं, कुछ ऐसे राजा हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है, और यहीं से हमारे सारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने राजा यहां से हम लोग गिन लेते हैं, लगभग 7 राजा हैं, ये 7 शासक हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है।
दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गुप्त वंश जो है इसका पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुए। ये लोग थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट का जो समय है, इस समय हुड़ों के द्वारा भारत पर आक्रमण होने लगे थे। अब हुड़ों के बार बार आक्रमण हमारे भारत पर होने लगे, तो कुमारगुप्त के समय में सेना जो है गुप्त वंश की वो थोड़ा सा कमजोर हो गई थी, और जितना भी जो धन और संपदा थी वो भी धीरे धीरे खर्च होने लगी थी। तो यहाँ पर हुड़ों के बार बार आक्रमण करने से गुप्त वंश थोड़ा सा कमजोर होने लगा, और सबसे बाद में हमने देखा हुड़ों को पूरी तरीके से पराजित किया स्कंदगुप्त ने। ये हमारे पेपर्स में भी क्वेश्चन आता है कि हुड़ों को पराजित करने वाला गुप्त वंश का कौन सा शासक था, तो हमारा जो आंसर होगा वो स्कंदगुप्त है। तो दोस्तों स्कंदगुप्त के समय में जब हुड़ों ने आक्रमण किया और हुड़ों को परास्त करते करते स्कंदगुप्त की मृत्यु भी हो गई। इस तरीके की हमें इतिहास में घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों हुड़ों के आक्रमण के कारण गुप्त वंश थोड़ा सा कमजोर हो गया था, इसीलिए गुप्त वंश बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और इस तरीके से पूरा गुप्त वंश का पतन हमें दिखाई देता है। इसके आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर वंश के बारे में। अब देखेंगे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर गुप्तोत्तर वंश के लोग शासन करते थे। यहाँ से दूसरे शब्दों में हम सब कह सकते हैं पुष्यभूति वंश के लोग शासन करते थे। तो गुप्त वंश का पतन होने के बाद गुप्तोत्तर वंश हमें उत्तर भारत में देखा। उसके बाद गुप्तोत्तर वंश के बाद हमने देखा कि कोई भी ऐसा राजवंश नहीं था जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके। यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे पहले मौर्य वंश के लोगों ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उसके बाद गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग इस लेक्चर को, गुप्त वंश का जो सेकंड पार्ट है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया है। इसमें हमने आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की है कि गुप्त वंश की स्थापना कैसे हुई और कौन कौन से वो कारण थे जिसमें गुप्त वंश डिक्लाइन हुआ या धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक थे यहाँ से हमने देख लिया, और थोड़ा सा हमने हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड था गुप्त वंश से पहले उसको भी हमने देखने की कोशिश की। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।